session also. So guys, good evening to all of you. So today we are discussing the paper 9 assessment for learning. Right? It is a B.Ed second year paper. So already last year video I have already sent you. Okay. Notes, books, guides already, I have sent you beforehand, right? So today in this exam preparation class, we will discuss the important questions and whole about the what is the syllabus of this paper, right? So first, it is directly from your notes, okay, which I have already given to you. Okay, this is the PDF file. Okay, so this is your paper number 825 code. Okay, paper 9 assessment for learning. Okay, should I zoom out? हाँ, अब ठीक है ना? Now it is readable to all of you. So guys, what is the name of this paper? Assessment for learning. It is a 3 hours paper, 100 marks, लेकिन 80 marks का आपको आएगा, है ना? Right? Unit 1 में it is talking about assessment and evaluation. Okay, जल्दी से सिलेबस को पढ़ो. ठीक है, क्या है देखो, मतलब खुद ही पढ़ना है अपने मन में. कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, है ना? फिर नीचे देखो ये 4 आ गई. These are the assessment techniques, test, okay, to evaluate the students' performance. Correct? Formative and summative evaluation बहुत important है. If you have copy and pen, please note it because it is a exam preparation class. क्योंकि notes already आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है. यहां इस लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और लर्न खुद ने ही करना है आपने. ठीक है? और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव ऑलवेज आता होता है. ओके, नेक्स्ट प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक, देन NRT and CRT. These are the test. Norm reference test, criterion reference test 100% आते हैं, ऑलवेज आते हैं ये. ठीक है? देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. ओके, नेक्स्ट यूनिट 2 पढ़ो, फिर आ गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना? फर्स्ट में असेसमेंट, देन असेसमेंट. अब इसमें ये देखो, ये डोमेन ये आपने किया हुआ है. ये क्या है? ये ब्लूम टेक्सोनोमी है. पेपर 3 में लास्ट ईयर आपने किया था, पेपर 3 में ब्लूम टेक्सोनोमी, राइट? जिसकी वो 3 डोमेन थी, राइट? ये देखो लिखी हुई है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव. वो देखो लिखी हुई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना? राइट? क्वालिटी भी बोल देते हैं उसको, डोमेन ऑफ लर्निंग. तो ये रिवाइज्ड के ऊपर कई बार यही आया था पूरा क्वेश्चंस. फिर आ गया कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ ए स्पेसिफिकेशंस रिटन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए क्वेश्चंस. कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए अचीवमेंट टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलवेज आता है. पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है इसके ऊपर. ठीक है ना? आपको अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताना है, कंस्ट्रक्शन टेस्ट के स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बताना है, उसका फिर यूजेस बताना है, राइट? ये देखो लिखा ही हुआ है, प्रोसीजर बताना है, फिर लास्ट में कंक्लूड करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन काइंड ऑफ ए टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस. अब आ गया यूनिट 3 में टूल्स आ गए, राइट? टूल्स में इजी है पेपर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पेपर है. नेक्स्ट देखो, नीड फॉर ए CCE, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर्स, है ना? CCE क्यों आया था, प्रॉब्लम्स क्या हुई थी, उसके बारे में बताना है. नेक्स्ट, मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, असेसमेंट ऑफ ए ग्रुप प्रोसेस, फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट. यूनिट 4 देखो क्या है. यूनिट 4 बच्चे आपका ये है, यूनिट 4 आपका स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके, यूनिट 4 ये देख लो. ये तो थियरी है, तीनों के तीनों यूनिट असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है सारे. यूनिट 4 में आप ये देखिए, यूनिट 4 में आपको माइट भी एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ओके, थियरी का तो आएगा ही आएगा, वो तो 100% है. लेकिन कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कई बार दोनों क्वेश्चन ही थियरी के आ जाते हैं. ओके, कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एक क्वेश्चन आता है थियरी का, एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल. ओके, पर काफी मतलब आप बार बार पिछले पेपर देखो तो कभी दोनों थियरी के आ जाते हैं. अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के दोनों ही थियरी के पेपर हैं. ठीक है, आप इसको पढ़ो जरा, एक सेकेंड. हेलो,
नमस्कार जी। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी मैम, राइट। So, have you read this all the unit 4? Huh? Am I audible, guys? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो दीज आर द स्टेटिस्टिक्स, ये आपका स्टैट पार्ट है। ओके, लेकिन थियोरी में ही आता है क्वेश्चन, राइट? फॉर एग्जाम्पल यार ये देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, ऑलवेज आ जाता है, ये कर लो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। ओके, इसका रोल क्या है, राइट? अभी हम पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता है ऑलवेज है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, फिर आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनपीसी, है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, ग्रेडिंग, मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स यूसेज। लास्ट में आ गया रोल ऑफ ए फीडबैक एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब हम सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पेपर पे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चंस पेपर है लास्ट ईयर का, ठीक है? ये पूरा सॉल्व है नोट्स के अंदर, उसके अलावा एडिशनल्स भी हैं, ठीक है? कोई एक आधा क्वेश्चंस नहीं है उसमें से, आपकी गाइड है, बुक है, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये नोट्स आपका सारा कवर अप कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आपके सामने, वो देखो पहला क्वेश्चन ही आ गया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। कर लेना हमेशा, आज ही इस लेक्चर के बाद ही आप इसको कर लो, एंड ट्रस्ट मी, आप 2 दिन लगा दो सिर्फ, ठीक है? 2 दिन में आपका पेपर पूरा कवर अप हो जाएगा। यस, इस तरीके से मैं आज आपको करवा रहा हूं। ओके, तो आप ये देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो आप कर लो पहले, ठीक है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, है ना, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, पोर्टफोलियो, डायग्नोस्टिक टेस्ट, आ गए ना उन चारों में से, वो चारों ही इंपॉर्टेंट अभी बताया था मैंने। यूनिट 1 में देखो क्या आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। व्हाट आर द यूजेस ऑफ असेसमेंट? मतलब आपको असेसमेंट का पता लग गया, ठीक है? असेसमेंट क्या चीज है अभी डिस्कस करेंगे हम। इवैल्यूएशन पता लग गया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझाऊंगा मैं आपको, जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा, ठीक है? बाकी पढ़ना तो आपने है ना उसको, है ना, उसको कैसे लर्न है वो उसको आपने पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट समझाने से आपका क्लियर हो जाता है, मतलब कोई क्वेरी है फिर इजिली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब द करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। जबकि अगर आप असेसमेंट और इवैल्यूएशंस के बारे में पता है ना, तो आप इसको जनरल भी लिख सकते हैं, राइट? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन से आंसर बन सकता है। यूनिट 2 में देखिए, वो आ गया, क्या नाम, टेक्सोनोमी के ऊपर आ गया, राइट? ब्लूम टेक्सोनोमी, तीनों ही डोमेन उसकी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव या साइकोमोटर, है ना? तो वो तीनों कर लो, नोट्स दिए हुए हैं, इस बार के नोट्स में भी है, और लास्ट ईयर में यूनिट पेपर 3 में लर्निंग एंड टीचिंग है, उसमें भी आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ ए डेवलपिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट। आ गया ना, अचीवमेंट टेस्ट मैंने अभी आपको बोला था, राइट? और ये देखो पूरा क्वेश्चन 3rd यूनिट पे आया हुआ है, सीसीई पे, ठीक है ना? और फिर आ गया क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ए सोशल स्किल्स ऑफ ए स्टूडेंट, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। और ये देखो यूनिट 4 पे डिस्क्रिप्टिव पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये देखो, क्योंकि ये एग्जाम प्रिपरेशन क्लास है, तो मैं आपको कहता हूं कि लास्ट ईयर वाला पेपर ही कर लो, ठीक है? 80-90% तो आपके कवर हो गए सारे। हाँ, लास्ट ईयर वाला पेपर 2 दिन के अंदर 8 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 8 या 9, और क्या है, राइट? यही आपके पूरे पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और है क्या मुझे बताइए? चलो अपन कंसेप्ट समझते हैं अब, ठीक है? आपको कंसेप्ट सारा समझाता हूं जिससे आपका ना इजी हो जाएगा, ठीक है, समझना और पढ़ना। चलिए जी, पीपीटी बनाई हुई है मैंने, चलिए गाइस अब समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है? असेसमेंट क्या होती है, पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट? देखो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी सेकेंड ईयर है ना, बीएड। फर्स्ट ईयर में देखो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने साइकोलॉजी पढ़ी, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने एजुकेशन पढ़ा, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ा, है ना, थियोरीज पढ़ी, लर्निंग ऑफ थियोरीज पढ़ी,
है ना, ये सारा हमने पढ़ा। तो उससे क्या हो गया, बेसिकली कहते हैं कि टीचर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट, टीचर शुड बी ए फिलोसोफर, टीचर शुड हैव द साउंड नॉलेज ऑफ ए टेक्निक्स, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। वो सारा फर्स्ट ईयर में था। सेकेंड ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो क्या आ गई, इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट। याद रखो, आपका अगर 30 मिनट का कोई लेक्चर है, ये नहीं कि 30 मिनट पढ़ाते ही जाना है बच्चों को, राइट? ये रॉन्ग अप्रोच है। आपने उसमें से 5 मिनट रखना है कम से कम उसकी इवेल्युएशन करने के लिए बच्चे की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 मिनट आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो 25 मिनट पढ़ाओ, 5 मिनट में उसकी इवेल्युएशन करो ऑन द स्पॉट, ऑन ए वेरी फर्स्ट डे। ठीक है ना? अरे पता लग जाएगा बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया समझ। और एक चीज और है, आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी पता लग जाएगा, वेदर यू आर गोइंग करेक्ट और नॉट। ओके? टीचर देखो क्या करते हैं, 3-3 4-4 महीने पढ़ाते हैं, 5-5 महीने, है ना, सिलेबस खत्म करते हैं अपना, बाद में फिर टेस्ट लेते हैं, राइट? देखो क्या हो गया, दिस इज ओनली फॉर यू। बच्चे की परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है उससे, याद रखना। यस, देखो कहते हैं द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन द टीचर, हाउ द टीचर इज टीचिंग। याद रखना, मैं भी ऑलवेज कहता होता हूं, रिसर्च भी यही कहती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है 20 साल का, राइट? बेस्ड ऑन योर 20 ईयर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, स्टूडेंट इज नेवर एवर वीक इन दिस प्लेनेट। बच्चा कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर हमेशा टीचर होता है। द वीक इज ऑलवेज टीचर, पेरेंट्स, एल्डर्स, है ना, जो बच्चे को नरिशमेंट कर रहे हैं। ओके? बच्चे को तो जो पढ़ाओगे वो पता लगेगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप ये देखो, 6 महीने आपने पढ़ा लिया, 6 महीने के बाद उसका लास्ट में ठीक है, फाइनल उसके एग्जाम हो गए साल के बाद, राइट? साल के बाद वो बच्चा मान लो क्या नाम ना उसका उसका उसकी पीरियोडिकली तो उसकी इवेल्युएशन हुई ही नहीं है। इसलिए अच्छे जो स्कूल हैं वो शुरू से ही बच्चे की पीरियोडिकली असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसकी रिजल्ट्स क्या है उसका, ठीक है ना? दैट्स व्हाई ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं। ओके? तो ये अब देखो सेकेंड ईयर में अब वो चीज आ गई है, असेसमेंट इवेल्युएशंस, है ना? टीचिंग के 3 पार्ट होते हैं ना, 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग हमने किया था, कौन कौन सी? प्री एक्टिव फेस या स्टेज, देन इंटरेक्टिव, देन लास्ट वाली पोस्ट एक्टिव जिसमें इवेल्युएट करते हैं। तो असेसमेंट क्या चीज है, ध्यान से समझना है इसको, राइट? आपके 3-4 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो जाएंगे। असेसमेंट इज ए टूल, ये देखो, ये इट इज इन द हैंड ऑफ द टीचर, जो कि टीचर इसको यूज ही नहीं करता, बहुत कम यूज करते हैं, उसको इसकी पावर का ही नहीं पता। और याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने लेसन प्लान के भी स्टेप किए हैं, वो लास्ट वाला रिकैप्चुलेशन वाला स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है। Assessment is a tool that measures, assesses how well the students achieve the learning outcome. ये देखो, अब आप कहते हो कि भी बच्चा नालायक था, बच्चा पढ़ नहीं रहा था, बच्चा शरारतें करता था, बच्चा ये करता था। असेस तो आप नहीं कर रहे हो उसको, आप तो लगे हो, प्रिंसिपल ने कह दिया, लगे हो सिलेबस खत्म करवाने के लिए, ठीक है ना, अपने नंबर बनाने के लिए प्रिंसिपल के पास। हमेशा बच्चों के आगे नंबर बनाओ अपने, उनको हर चीज प्रोवाइड करो। असेसमेंट इज नॉट जस्ट ए टेस्ट एट द एंड ऑफ ए यूनिट। क्या बात है, देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है। इट इज फाउंड इन ऑल 3 लर्निंग कंपोनेंट्स, द कंटेंट, द प्रोसेस, द प्रोडक्ट। लास्ट नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, असेसमेंट इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग, reviewing and using information about someone or something so as to make improvement wherever necessary। wherever आना चाहिए था यहां पे, ठीक है, wherever necessary, जहां पर उसकी जरूरत है, उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। थोड़ा और पढ़ते हैं इसको, असेसमेंट को, ठीक है। 1 to 3 पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने थोड़ा अंडरलाइन करके, राइट? ये सारा आपके उसी में से है, नोट्स में से, जो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है उसी में से। और मैंने लेक्चर दिया भी हुआ एक बार, लास्ट ईयर वाला भी लेक्चर, ठीक है, दोबारा फिर ले रहा हूं आपसे ही, ठीक है, पेपर 9 का। Assessment is an ongoing interactive process in which
two parties, assessor and assessees are involved. Assessor हो गए teacher, assessees हो गया student. Second, assessor is a someone who assesses the performance based on the defined standard, while assesses is someone who is being assessed. Third, the process aims at, अब इसका क्या होता है सभी का, इस चीज का assessment का, determining the effectiveness of the overall performance of the assessees and the areas of improvement. तो बच्चे की बहुत सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, राइट? ओके, तो ड्यू टू यूर नेग्लिजेंस, ओके, बच्चा डेवलप नहीं कर पाता. आज अगर बच्चे को कोई हेजिटेशन प्रॉब्लम है, कोई बोलने में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, स्टेज के ऊपर आकर ओके पूरा मतलब डिबेट नहीं कर सकता है, ओके कुछ नहीं कर सकता है, तो ये फेलियर टीचर का है, नॉट की स्टूडेंट का, क्योंकि टीचर ने उसको असेस ही नहीं किया टू एवरी पॉइंट, राइट? अब आ गया मीनिंग ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, राइट? इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर और बहुत अच्छा पेपर है. इनफैक्ट इन एजुकेशन द टर्म असेसमेंट refers to the wide variety of methods that educators मतलब teachers use to evaluate, measure and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition of the student from preschool through college and adulthood. देखो लास्ट तक, मतलब लेक्चरर्स के लिए भी ये है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तभी तो यूजीसी के बाद जो लेक्चरर आते हैं उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया, उनके पास भी 2 साल का कोई बीएड का कोर्स है तभी वो लेक्चरर लग सकते हैं कॉलेज के अंदर, राइट? या कोई ब्रिज कोर्स वो करें टीचिंग जैसा, जैसे आप लोग बीएड का कर रहे हैं, ठीक है? लेक्चरर के लिए भी ये रख दिए कंडीशंस. Assessment is carried out to see what children and young people know, understand, are able to do. Assessment is a very important for tracking progress. आप असेसमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप उसको ट्रैक ही नहीं कर रहे हो बच्चे को. 30 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, दिस इज योर ड्यूटी टू ट्रैक, राइट? प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप, रिपोर्टिंग एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन लर्निंग, राइट? अब यूजेस इंपॉर्टेंट और इसका पर्पसेस क्या है असेसमेंट का? टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द स्टूडेंट लर्निंग. ये देखो ना, मतलब बच्चा कहां पर है, क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना? Why he is not interested? Okay, वो गैप्स का आपको पता लगेगा. पर वो आपके तो माइंड में ये है कि मेरा तो ये सिलेबस है जी, इंग्लिश का सिलेबस है, एसएसटी का ये है, मैंने तो खत्म करवाना है. ऐसा नहीं होता. उसको आपने देखना है, ठीक है बच्चा, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर है ना वो बच्चों का, अभी वो उनकी अडल्टहुड पीरियड है उनका अभी, ठीक है ना, राइट? उनका अभी एडोलेसेंट पीरियड है, सॉरी, राइट? तो अडल्टहुड पीरियड में जाकर थोड़ा उनका माइंड बनता है उसमें. To identify gaps in the student's learning and what remedial procedure should appropriate you reducing the learning gaps of the student, है ना? किस टाइप के आपको remedial आपको you have to provide. Throughout a lesson or a unit, the teacher might want to check for understanding by using a formative assessment. ये देखो, this is called the formative assessment. मतलब assessment के 2 पार्ट है, असेसमेंट के 2 पार्ट है, असेसमेंट के 2 पार्ट है. दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए. असेसमेंट आगे 2 पार्ट है मेनली, और भी है टाइप्स इसकी, लेकिन मेनली 2 पार्ट है. ओके, कौन कौन सी? असेसमेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट तो वो होगी कि लेक्चर के बीच में ही आपने उसको असेस कर लिया, राइट? 30 मिनट का लेक्चर है, 25 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट उसको असेस कर लिया. 2 लेक्चर लिए, उसके बाद टेस्ट को ही रख दिया. 3 लेक्चर लिए, कुछ और कर दिया. फॉर्मेटिव. फॉर्मेटिव मतलब शुरुआती, समेटिव थोड़ी बाद वाली, राइट? असेसमेंट के भी आगे हैं देखो, राइट? आगे enhance student learning development and engagement, assist student learning, evaluate and improve teaching and learning programs, provide information on student learning and progress in a course in relation to the syllabus outcome, and provide evidence of satisfactory completion of the course. तो ये यूजेस और इंपॉर्टेंस है असेसमेंट के. आई होप असेसमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया. यूजेस, पर्पस, इंपॉर्टेंस, ये आपका देखो क्वेश्चंस भी एक हो गया, ये इसमें है आपका फर्स्ट यूनिट में. ये देखो ओवरऑल टाइप्स ऑफ असेसमेंट तो काफी टाइप की आ जाएंगी, लेकिन मेनली एजुकेशन में ये 2 टाइप्स की चल रही हैं, ठीक है? और ये सिलेबस में भी है इनफैक्ट आपके, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव.
राइट। अभी मैंने वैसे डिफाइन कर दिया, दोबारा फिर देख लेते हैं इसको। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस मतलब आप जब लेक्चर ले रहे हो बच्चों का, ओके, उसी टाइम ही असेस कर लिया बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। जो एक अच्छा टीचर नहीं होता ना, वो क्या करता है, पढ़ाता ही जाता है, पढ़ाता ही जाता है, राइट। उसको मन में डर होता है, मैंने बच्चों से पूछ लिया, बच्चे कहीं 4 बच्चे ये ना कहते समझ नहीं आया, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज पूछ ले मुझे आती ना हो। ओके, तो याद रखना जो अच्छा टीचर होगा वो असेसमेंट भी जरूर करेगा, राइट, हमेशा बच्चों से पूछेगा। Formative assessment provides feedback and information during the instructional process. Summative assessment takes place after the learning has been completed and provides information and feedback that sums up the teaching and learning process. थोड़ा एंड में जब वो टॉपिक, जब वो सिलेबस, जब वो पर्टिकुलर चीज खत्म हो जाती है ना। Formative assessment measure student progress, but it can also assess your own progress as an instructor. मैंने बताया ना, टीचर को भी पता लग जाता है, यार ये मैंने पढ़ाया 30 बच्चों में से 15 को समझ नहीं आया, तो मैं अपना मेथड भी चेंज करूं। ओके, तो ये बेटर रहता है। नहीं तो वो 15 ने तो बोलना ही नहीं है बच्चों ने, वो लास्ट में जाकर बच्चों की परफॉर्मेंस कम आ गई, कारण से आप थे। Next, a primary focus of formative assessment is to identify areas that may need improvement. These assessments typically are not graded and act as a measure gauge to students' learning progress and to determine teaching effectiveness. तो आपको समझ आ गया फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव स्टार्टिंग में हो जाती है, समेटिव हो गया आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ दैट स्टडी मटेरियल। ओके, इनको डिटेल में पढ़ना है आपने, नोट्स के अंदर जो दिया हुआ है। ओके, इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन क्या चीज है, दोनों में फर्क है, याद रखना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। हाँ, दोनों में फर्क है, टाइप्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। असेसमेंट का भी यही पर्पस होता है, टू गेज दी, टू नो दी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन का भी यही मतलब है, बच्चे की परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, मोटा मोटा बता देता हूं। इवैल्यूएशन हमेशा होती है एंड में जाकर, याद रखना, साल के एंड में जाकर टेस्ट ले लिए, उसके मार्क्स आ गए, उसको सर्टिफिकेट दे दिया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ओके, इवैल्यूएशन, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। असेसमेंट जो होती है वो अक्सर व्हेन वी टॉक असेसमेंट, इसका मतलब है ये पीरियोडिकली ही हो रही है, ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ही हो जाती है, ड्यूरिंग द लेक्चर ही टीचर कर लेता है असेसमेंट, ताकि बच्चे की लर्निंग में कोई गैप्स ना रह जाए। ओके, इवैल्यूएशन मोस्टली एंड में होती है। अब इवैल्यूएशन ये मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, यही चीज है इवैल्यूएशंस का, ठीक है बच्चे। अब रिलेशनशिप कर लेते हैं, है ना, तो अच्छे से और समझ आ जाएगा रिलेशनशिप क्या है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। ये देखो, पढ़ो, ये देखो, इसमें करंट परफॉर्मेंस को मैंने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, देखो मैं पढ़ता हूं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। देखो, करंट को ज्यादा बोल्ड किया हुआ है, करंट मतलब ऑन द स्पॉट, है ना, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जब आप, है ना, ड्यूरिंग दी आपका लेक्चर ले रहे हो, उस टाइम जो भी प्रोसेस करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, उसको असेसमेंट बोलते हैं। एंड अ प्रोसेस ऑफ पासिंग जजमेंट, जजमेंट का पास होती है एंड में जाके, ये फर्स्ट आ गया जी, सेकंड आ गया जी, थर्ड आ गया जी, नालायक है जी, इंटेलिजेंट है जी, बिलो एवरेज है जी, एवरेज है जी, ये एम ही बनाई हुई है चीजें। अरे सारे बच्चे ही टॉप के होते हैं, याद रख लेना। ओके, हाँ, ये जो बनाया हुआ ना कंसेप्ट, ये तो बिलो एवरेज है, ये तो एवरेज है, ये तो सेकंड डिवीजन ले ली इसने, ये तो फर्स्ट ले ली, ये तो 50 से कम ले लिए, ये सारे चीजें ना, इसको बोलते हैं एक्सक्यूजेज, जो टीचरों ने ये क्रिएट किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे ही टॉप के होते हैं बच्चे। ओके, राइट, ये आप लोगों की पढ़ाने की दिक्कतें हैं, राइट, तो करके आप ये कह देते हो ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे टीचर का तो मतलब ही यही है, बच्चे को बेटर बनाना, प्रोवाइड करना, उसके गैप्स देखने क्या है, उसको ओके कर कर उसको टॉप लेवल तक पहुंचाना, राइट। अब सेकंड आ जाओ, असेसमेंट इज ए डायग्नोस्टिक इन नेचर। कभी भी याद रख लेना, बच्चे को कभी भी लेबल ना लगाओ कि वो नालायक है। जब जब आप उसको नालायक बोलते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं पर ना, यू नो आप उस चीज में यू आर लैकिंग, समझ रहे हो, चाहे अपने बच्चे को भी बोलते हो। असेसमेंट इज ए डायग्नोस्टिक इन नेचर, देखो डायग्नोस्टिक है इसका नेचर असेसमेंट का, क्योंकि ऑन द स्पॉट हो रही है ना,
एक दो लेक्चर के बाद उसी टाइम पता लग जाता है आपको, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर देते हो, है ना। अब बच्चे को आपका पहला लेक्चर ही नहीं समझ आया, आपने 50 लेक्चर दे दिए, राइट। तो पहले लेक्चर ही अगर आपको समझ आ गया, 50 के 50 ओके हो जाएंगे। बहुत कुछ होता है बच्चे, आप समझना इस टीचिंग के अंदर। आपने अगर क्लास में जाकर, एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको आपने ये भी कह दिया ना, तू खड़ा हो, तेरे नंबर क्या है, वो कम से कम ये भी कई बार फील कर लेता है ना। बड़े सेंसिटिव होते हैं। यू वुड बी एग्री विद मी कि भाई टीचर ने मुझे तू बोला सभी के सामने, है ना। आप ये देखो, उससे भी उनकी डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ जाता है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाता है। उनका नेम लो, आप याद कर लो उनके नेम क्या है, ठीक है ना। उनका नेम लो, उसको मिलेगा बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं टीचर मेरे को, लर्निंग उसकी बढ़ जाएगी। हाँ, तभी तो बोलते हैं टीचर एक आर्टिस्ट है, ठीक है ना, टीचर एक साइकोलॉजिस्ट है, टीचर एक फिलोसफर है, राइट। ये कुछ डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लेना, ओके। तो मैं कंटिन्यू करके आपको ये लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। असेसमेंट एक डायग्नोस्टिक इन नेचर, इट टेंड्स टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। इवैल्यूएशन जजमेंटल होती है, याद रखना। इवैल्यूएशन मैंने बोला ना एंड में होती है, आप टेस्ट लेते हो, फिर उसके रिपोर्ट कार्ड बना देते हो, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, ये क्या चीजें हैं। अच्छा, वो ये सब चीजें चेंज हो गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, देखा ना आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और ये भी कंसेप्ट, ये भी मिसकंसेप्शन था। आप ये देखो, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, आप ट्रस्ट मी, मेरे कोई पिछले लेक्चर उठा के देखो, 7 8 10 साल पहले के लेक्चर, 5 7 साल पहले के, ठीक है। तो उसमें मैंने भी ये बोला हुआ है कि यार ये क्या होता है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स बेटर हैं आर्ट्स वालों से, हाँ, ये वाला स्टूडेंट बेटर है। अब अभी तक तो आर्ट्स में हिस्टोरियन ये वो ही नहीं हमारे अच्छे निकले हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट अच्छे होते हैं साइंस के, है ना। मैं भी कई बार सोचता होता था यार ये क्या कंसेप्ट किया हुआ है, और वो देख लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें ही खत्म होगी। मतलब आप यानी कि आप साइंस का एक सब्जेक्ट आपने लिया लाइफ साइंस, उसके साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ना लेबलिंग सा कोई सिस्टम था, वो लगाया हुआ था। तो जब एजुकेशन का तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, ओके। तो एजुकेशन मतलब मेन देखो टीचिंग क्या चीज है। बीएड करने के बाद याद रखो बच्चे, आपको यह पता होना चाहिए कि भी खड़ा होके हमें पढ़ाना कैसे है, और जो हमारे दिमाग में है पेडागोजिकल एनालिसिस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसको डिलीवर करके बच्चों के दिमाग में कैसे डालना है, ये एक आर्ट है। ये कैसे आता है, ये तब आता है आपको अगर आप बीएड में अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। पेपर 1 आपका पूरा साइकोलॉजी था, पेपर 1 बीएड का, जिसको अभी आपने छोड़ा हुआ है उसको पढ़ते रहा करो। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेसेंट, राइट, प्याजे की थियोरीज, एरिक्सन की थियोरीज, कोहलबर्ग की थियोरीज, सारा कुछ है उसके अंदर। सेकंड में सारा एजुकेशन है, एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट, नई तालीम है, फिर उसके बाद वर्क वर्क एजुकेशन है, राइट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यस, ओके, यूईई है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड पेपर के अंदर थियोरीज थी, लर्निंग थियोरीज थी, ट्रायल एंड एरर थियोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी, टीचिंग लर्निंग, रिलेशनशिप बिटवीन। तो वो 3 पेपर कितने इंपॉर्टेंट बेस थे, वो वही आपको साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर और आपको अच्छा टीचर ट्रेनर बनाती हैं, राइट। तो बीएड के बाद यही चीजें आपको देखनी है, इस पे नहीं बोस्ट करना कि भाई मुझे तो इस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है। अरे वो कंटेंट है, याद रखना। सी के कंटेंट नॉलेज है, आपको पी के पैडागोजिकल नॉलेज भी आनी चाहिए। पैडागोजी नॉलेज मतलब डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, ओके। बच्चे के माइंड में कैसे डालनी है हमें, तो उसके लिए क्या चीज है, टू नो द चाइल्ड फर्स्ट। कोई भी है, राइट, सामने वाले को समझना आना चाहिए आपको। इफ यू डोंट नो ना कि सामने वाले की समझ कैसे है, आप उसको पढ़ा नहीं पाओगे, याद रखना। हाँ, पढ़ाना तो दूर, अपनी बात भी नहीं कन्विंस करवा पाओगे, ठीक है जी। थर्ड आ जाओ, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज ए फॉर्मेटिव। देखा ना, असेसमेंट थोड़ा फॉर्मेटिव के साथ जुड़ा होता है वर्ड, ओके। फॉर्मेटिव और समेटिव आ जाती हैं इसकी, और इवेल्युएशन जो होती है वो समेटिव होती है ना। असेसमेंट इज कंसर्न विद प्रोसेस, इवेल्युएशन फोकसेस ऑन प्रोडक्ट। क्या बात है, ये फिर रिलेशनशिप फिर दोबारा आ गया, ठीक है। इसको आप देख लेना, ये पीपीटी में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ओके। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है जी। सो ये ऑलवेज आता होता है। तो ये दो तरह के असेसमेंट्स हैं ये। ओके। असेसमेंट को आप ये देखो, थोड़ा इसको और ब्रॉड में अपन लेके जाते हैं। ठीक है। असेसमेंट को हम टूल भी बोलते हैं, असेसमेंट को हम मेथड भी बोलते हैं। ओके। असेसमेंट को हम अप्रोचेस भी बोलेंगे। देखो आपको समझ होनी चाहिए, राइट? आप उस तरीके से लिख सकते हो, ये नहीं ये तो टेस्ट है जी, ये टेक्निक्स है, इसको टेक्निक्स भी आप बोलो, स्ट्रेटेजी भी आप बोलो, राइट? सो सीआरटी एंड एनआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं, राइट? जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, राइट, उसके अंदर देखो, हमें असेसमेंट हमने किया, असेसमेंट का क्या मतलब था? बच्चे की आउटकम को इवेल्युएट करना, है ना, बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी, है ना, असेसमेंट यही कर रहे थे हम। कोई लर्निंग गैप है उसको दूर कर देना, तो असेसमेंट बहुत ही जरूरी है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ द टीचर। तो सीआरटी और एनआरटी भी वही होंगे ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि उसी के आगे टाइप्स हैं आगे। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि एक बच्चा को पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया है, ओके, उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग, उसके स्किल्स जब तक उसको अचीव नहीं कर लेता उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के, ओके, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है, राइट, उससे उसको उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अचीव करने में हेल्प मिलती है। ओके। यानी कि अकेले बच्चे की, सपोज करो बच्चा लैग कर रहा है किसी लर्निंग प्रॉब्लम्स में, है ना, लर्निंग की प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए। पेनाल्टी में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बच्चे का कंपैरिजन होता है पीयर्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ। पहले वाले केस में तो अकेला था ना बच्चा, पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया था। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये देखा जाता है बच्चा, मतलब दूसरे बच्चों को ये समझ आ गया, इसको क्यों नहीं आया, राइट? तो ऐसे आपको, मतलब ये मोटा मोटा दिमाग में रख लो, बाकी आप जब इसको आप पढ़ोगे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। द टू टर्म्स criterion reference and norm reference are commonly used to describe test exams and assessment. CRT and NRT are the two prominent assessment approaches, each serving unique purpose with respect to giving insight to students' academic progress and offer unique insight into a student performance and the overall effectiveness of the educational program. CRT, ये देखो आप इसको पढ़ो, CRT are assessment designed to measure a student performance against specific learning objective or criteria. ठीक है ना, एक ही बच्चे का हो रहा है, सिंगल पर्सन है यहां पर, उसका परफॉर्मेंस उसकी मेजर हो रही है किसके? अगेंस्ट ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया और लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जबकि एनआरटी में क्या होता है? वी आर रेफरेंसिंग हाउ यूर स्कोर कंपेयर्स टू अदर पीपल। ठीक है, थोड़ा भी और पढ़ते हैं डिटेल में इसको। ओके, ये तो सिर्फ सीआरटी और एनआरटी का थोड़ा थोड़ा था। अब इन दोनों स्लाइड्स में मैं आपको पूरा समझाता हूं इसका, फिर सीधा आपके नोट्स पे चलेंगे। ठीक है, criterion reference test and norm reference test. Criterion reference test compare a person's knowledge or skill against a predetermined standard, learning goal, performance level और other criterion. तो ना एक लर्निंग गोल है उस बच्चे का, उसका स्किल उस लेवल तक लेके आना, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपेयर करता है, राइट? विद क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ईच पर्सन परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड directly to the standard without considering how other students perform on the test. Criterion reference test often use cut scores to place students into a category such as a basic, proficient, and advanced. This means knowing a student's score for a criterion reference test will only tell you how that specific student performed in relations to a criteria, but not whether they perform below average, above average or average. ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर उसका उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही उसका उसको मेजर करने के लिए होता है, उस तक पहुंचने के लिए होता है, राइट? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किस लिए होता है? ऑन द अदर हैंड, आर असेसमेंट दैट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ द लार्ज ग्रुप और ऑफन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पीयर्स, right? The results are typically reported in percentile, indicating whether a student performance ranks
relative to others. NRT are widely used for a variety of a purpose, including college admission test, large-scale assessment. They provide a valuable perspective on how an individual student compares to a norm group and can help identify area where additional support or enrichment may be needed. Right? अब आपको समझ आ गया ना सीआरटी और एनआरटी, राइट? तो ये ऑलवेज आता होता है, तो मैंने कहा ये भी आपको करवा दें। वापस चलते हैं अब आपके नोट्स की तरफ, ठीक है? तो ये आपका नोट्स वाले आ गए हैं, ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन क्लास। ओके, तो मेन अब आपको मैंने ये बता दिया, पेपर 9 आपका हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है ना, क्योंकि आज अपनी एग्जाम प्रिपरेशन क्लास है, तो सारी चीजें हम मिक्स करेंगे। इस पेपर को कैसे डिस्कस करना है, राइट? कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से आने ऑलवेज हैं, राइट? किस पे हमें फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी, इस लेक्चर के बाद आपका 2 दिन का या 3 दिन का काम है, ये पेपर आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। ओके, लास्ट ईयर का पेपर भी अभी दिखा दिया, 8-9 तो क्वेश्चंस हैं। अब आप ये देखो, अभी जितना मैंने अब आपको समझाया है, इसको आपको अच्छे से आप एक बार चाहे वीडियो पीछे करके देख लेना। तो इसमें आप ये देखो, आपका ये पेपर है ना लास्ट ईयर का। ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर पेपर। हाँ, अब जितना भी मैंने आपको समझाया, देखो पीपीटी के थ्रू अभी और भी डिस्कस हम आगे करेंगे। तो आप ये देखिए, यही मैं बार बार आपको कह रहा हूं, 8-9-10 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, जिसमें सारा पेपर आपका सॉल्व हो रहा है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, आप ये देखो लास्ट ईयर का पेपर है हमारा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ गया, ये देखो इसमें से, हाँ ना, ये भी हो गया। ये देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाट आर यूजेस ऑफ असेसमेंट, अभी डिस्कस किया ना हमने, है ना? असेसमेंट मोस्टली फॉर्मेटिव होती है, इवैल्यूएशन जो है लास्ट में होती है। असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक इन नेचर होती है, और इवैल्यूएशन जो है वो जजमेंटल पास, है ना, जजमेंट पास करने के लिए होती है ना? एंड ऑफ द यूजेस के असेसमेंट, ये देखिए, ये वाला हमारा भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है, राइट? ब्लूम टेक्सोनोमी वाला ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी पहले से, है ना? अब ये देखिए, ये देखो सीसीई, ये भी हमारा हो गया। ओके, तो चलिए पेपर ही करते हैं आपका। ओके, क्योंकि मेन आपको आइडिया हो गया इसका। ओके, ये देखिए आपका लास्ट ईयर सॉल्व पेपर है। अब डायरेक्टली आपके नोट्स में से आ रहा हूं, जिसमें पहले 100-125 पेजेस के नोट्स हैं, देखिए, ठीक है। इसमें पहले आपका लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व है, ठीक है, 50-60 पेजेस के अंदर। उसके बाद फिर एडिशनल क्वेश्चंस हैं सारे, जो पूरा सिलेबस कवर अप कर रही हैं, राइट? तो अगर आपको लगता है आपकी बुक गाइड में से कोई 1-2 क्वेश्चंस देखने हैं, तो उसको देख लेना, डजंट मैटर। ओके, बाकी मोस्टली मतलब 90% तक तो पूरा इसमें कवर अप हो ही रहा है, 90-95%, इवन 100 भी पूरा कवर अप हो रहा है, अगर ये पूरा ही अच्छे से कर लेते हो तो लास्ट ईयर का पेपर है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मेरे ख्याल से मैंने अभी आपको सारा समझा दिया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। ओके, तो ये सारा आपने पढ़ लेना है, ठीक है, डिटेल में सारा लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। ओके, अब आगे आ जाओ, 4 यूजेस ऑफ ए सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, यस। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है बेसिकली? ये देखो, इट इज ए मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग सिंपली एंड ग्राफिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशल रिलेशंस, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पैटर्न ऑफ ए फ्रेंडशिप, attractions and rejections that exist at a given time among member of a particular group। देखो आप ना, मतलब ना, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने टीचिंग को सारी बुकिश बनाया हुआ है। हाँ, हम बच्चों को ना रॉबर्ट समझते हैं, खुद को भी रॉबर्ट समझते हैं। भाई सारा मगअप कर लिया और बच्चों के दिमाग में डाल दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज टीचिंग के फील्ड में आती हैं, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और अभी आपको बीएड करके पता भी लग गया होगा, राइट? यू वुड बी एग्री, और आप मुझे बताना, बीएड से पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, और भी एक्सपीरियंस है आपका, एंड यू आर थिंकिंग कि बीएड तो चलो यार पढ़ाना ही होता है। अब आपको पता लगा कितनी चीजें माइंड में रखनी होती हैं, और उन चीजों की नॉलेज होना होता है, तब जाकर एक टीचर बनता है। टैगोर साहब ने तो ये लिख दिया, टीचर इज नॉट ए टीचर इफ ही इज नॉट लर्नर फर्स्ट। A lamp can never light to another lamp unless it continues to burn its own flame. Teacher must be learner first. हर रोज 1-1.5 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने अपने माइंड को अपने लर्नर माइंड बनाना है। जब तक ये कमांडर बना हुआ है, मैंने तो इंस्ट्रक्शन देनी है, वो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चा कभी भी, वो टीचर ही नहीं बन सकता कभी, याद रखना। ओके, मींस आपने ये जो टीचिंग का जो फील्ड है हमारा,
राइट। हम देखो, हम कोई चीज समझा रहे हैं बच्चों को, हम कैसे ऑर्डर देके समझा सकते हैं, हम कैसे डोमिनेट करके समझा सकते हैं। हमें फ्रेंड बनना है उनके, हमें रिलैक्स करना है, राइट। हमें हर रोज देखते रहना है, यार क्या टेक्निक मैंने लेके आनी है जिससे इनकी लर्निंग इजी बन जाए, क्या सिस्टम अडॉप्ट करूं, राइट। याद रखना, आज जो डेवलप्ड नेशन है, रिसर्च हुई है और मेरे पास एविडेंस है सारी। देखो, मैं एक स्कॉलर रहा हूं, मैंने बहुत पेपर पढ़े हैं, राइट। काफी मेरे पेपर पब्लिश भी हुए हैं, स्कूपस इंडेक्स जर्नल के अंदर भी हैं, अगर आप करोगे तीन चार, दो तीन पेपर निकल आएंगे, राइट। और कभी भी होता है कि पेपर लिखते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पता लगता है। यू शुड हैव ए लाइब्रेरी घर में, ठीक है, बुक्स को पढ़ो, चीजें छोड़ दो, बाकी सब चीजें, वही आपका फ्रेंड है असल में। तो ये देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये सोशियोमेट्रिक आ गया यहां पे, इसलिए बता रहा हूं। सोशियोमेट्रिक टेक्निक हमें ये बताती है कि टीचिंग के लिए सिर्फ कंटेंट और उसी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, राइट। अब ये देखो, पहले आप इसको पढ़ लो, इसको फिर थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कहते हैं, थ्रू दिस टेक्निक, थ्रू सोशियोमेट्रिक टेक्निक, द काउंसलर और द गाइडेंस पर्सनल कैन मेजर acceptance or rejection frequently between the members of the group. It is a commonly observed that some student, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, some student always like to stay together, है ना, कुछ बच्चे इकट्ठे रहते हैं। सम स्टूडेंट्स आर मोर लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे बाकियों के, है ना, सभी उसको पसंद करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, है ना, कुछ बच्चों को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, एंड सो ऑन। These social relationship existing among them influence all aspect of their development. ये देखो, ठीक है ना। और देखो, टीचर को पूरा इस सभी चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इन चीजों पे भी फर्क पड़ता है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। आप कह रहे हो यार मैंने तो बड़ा अच्छा पढ़ाया, बच्चे को समझ भी आ गया, मैंने असेसमेंट भी कर ली, फिर कहां पे वो लैग कर रहे हैं, वो लैग यहां पर कर रहे हैं। तो ये देखो, यूजेस क्या है सोशियोमेट्रिक टेक्निक के, ठीक है, ये सारे के सारे बताए हुए हैं, ठीक है, ये सारा मेन मेन इसको किसने डेवलप किया था। सोशियोमेट्रिक टेक्निक और ए टेस्ट एज वन ऑफ द नॉन टेस्टिंग डिवाइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय दिस sometime around 1960. It is a means of a presenting simply and graphically the structure of a social relations, lines of communications and the pattern of a friendship, attractions and rejection that exist at a given time among member of a particular group. तो इन चीजों का भी उनके डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। तो टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस, ये इसके यूजेस को आप पढ़ोगे सारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है सारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए डायग्नोसिस टेस्ट। ये सिंपली है, डायग्नोस्टिक आपको पता लग ही गया, है ना, डायग्नोज करना पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम्स को, है ना, एज ए स्टार्टिंग, ओके, फिर रेमेडी प्रोवाइड करना, ओके बच्चे। तो आई थिंक इट इज ए वेरी इजी। हाँ, इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके स्टेप जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले तो आइडेंटिफाई करो उसकी लर्निंग डेफिशिएंसीज, है ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, मींस आपने डायग्नोज किया एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर आ रही है, देखो वो लर्निंग डेफिशिएंसीज क्या हैं, एनालाइजिंग द एरर्स, एनालाइजिंग द कंटेंट एलिमेंट्स, फिर आइडेंटिफाइंग लर्निंग पॉइंट्स टू बी कवर्ड, फिर सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट एंड डेवलपिंग टेस्ट आइटम्स, असेंबलिंग द टेस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, स्कोरिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ जी। इसको ना पहले 8 लिख के उसको याद कर लेना, ये स्टेप्स हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के, ये कर लेना, क्योंकि 2 है ना टेस्ट आपके, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टेप्स वही हैं। तो इनको 8 को ही याद करना है ऐसे, ठीक है, ये ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, याद रखना, ओके। हाँ, तो आप पहला स्टेप एनालाइजिंग एरर नहीं कर सकते हो, पहले आपने आइडेंटिफाई नहीं किया प्रॉब्लम को, तो एरर कैसे आ जाएंगे, है ना। और जो लास्ट वाला है इवेल्युएशन वाला, वो तो लास्ट वाला इवेल्युएशन वाला तो 8वें नंबर पे ही आएगा ना, और उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिंग टेस्ट आएगा, तो ऊपर नीचे भी नहीं कर देना, इसको ये याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ना लिख लेना पहले 8 पॉइंट, उसको पहले याद कर लेना 8 पॉइंट, है ना। जब वो याद हो जाए फिर इनकी डिटेल पढ़ लेना, आगे 4 4 5 5 क्वेश्चन लाइंस में जो बताया हुआ है, ठीक है, राइट।
ओके, एक क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ असेसमेंट। अभी हमने खत्म किया सारा, है ना। असेसमेंट क्या चीज है, उसकी टाइप क्या चीज है, सारा डिफाइन करना है आपने, इवैल्यूएशंस बताना है और यूजेस ऑफ असेसमेंट बताना है, ठीक है। ये सारा आपका कवर अप हो रहा है, ये देखो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस है, 6 6 7 7 पेजेस आपने लिखने हैं हाफ एन आवर के अंदर ही, राइट। ये वाला क्वेश्चंस भी नहीं, देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है सी बिलो अंडर एडिशनल नोट्स। ब्लूम टेक्सोनोमी, ठीक है, ये आपने खुद ही करनी है, मैंने बताया हुआ है, क्योंकि आपने ये देखो की हुई है, देखो 3 ही डोमेन है, ठीक है। इन तीनों डोमेन्स की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेट्रिक, साइकोमोटर या कॉग्निटिव भी बोल देते हैं इसको। ये देखो कॉग्निटिव की नॉलेज कंपैरिजन, ये इसके 6 पॉइंट्स हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं और इसके 6 पॉइंट्स हैं। इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही डिफाइन करना है, ये सारा दिया हुआ है आपके, ये देखो कॉग्निटिव डोमेन, ये 6 के 6 पॉइंट्स, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ओके, नेक्स्ट आ गया, अच्छा आपके ये सिलेबस में रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी, तो ब्लूम साहब जो थे, ठीक है, ब्लूम ने ये दी थी, उन्होंने रिवाइज्ड भी की थी ये अपनी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन ही तो है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, और उसके आगे आगे क्लासिफाई किया हुआ है ना। कॉग्निटिव के 5 पॉइंट है, फिर 5 है, फिर 6 पॉइंट है, राइट। टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो ब्लूम सर ने अपनी टेक्सोनॉमी दी थी, रिवाइज्ड भी दी थी, राइट। तो और अब ये कह रहे हैं कि उनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी क्या थी और उनके डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या थे। तो अब रिवाइज्ड में वो पहले वाली सारी नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। तो रिवाइज्ड वाला ये देखो, ये अलग से लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है, रिवाइज टेक्सोनॉमी उनकी, वो 1 2 पॉइंट्स उन्होंने और ऐड किए थे कोई, ठीक है। उसमें ये देखो सारा बताया हुआ है, ये देखो, तो अगर ये बना लोगे फिगर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ठीक है। ये बेंजामिन बलूम था इनका नाम, ओके, ये बाकी उनके स्टूडेंट्स से साथ में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ए डेवलपिंग एन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्कस द यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। आ गया ना, मैंने बताया था ना, ये ऑलवेज आते होते हैं दोनों आपके। अचीवमेंट टेस्ट देखो, एज द नेम सजेस्टेड, है ना, टू अचीव। एन अचीवमेंट टेस्ट मेजर हाउ an individual has learned over time and what the individual has learned by analyzing his present performance. It also measure how a person understand and master a particular knowledge area at the present time. With this test, you can analyze just how quick and precise an individual is in performing the task that they consider an accomplishment. तो ये easy है, ये देखो, an achievement test is an excellent choice to analyze and evaluate the academic performance of an individual. Naturally, जब नाम ही उसका अचीवमेंट टेस्ट है, तो बच्चे की अचीवमेंट के लिए ही तो बनाया है ना ये, ओके। तो इसके ना स्टेप्स हैं, वही मैंने बताया था, जैसे उसके स्टेप्स हैं वैसे इसके स्टेप्स हैं, तो ये याद करना ना इजी है, पर इनको आपने ऊपर नीचे नहीं करना। कंस्ट्रक्शन, जब हम अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके, तो स्टेप्स क्या है, पहले आ गया प्लानिंग ऑफ टेस्ट, राइट। ये अलग है उसके डायग्नोस्टिक, पहले था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट के स्टेप, तो वो पहला स्टेप्स क्या था, उसकी लर्निंग डेफिशिएंसीज क्या है हमें पता होनी चाहिए। फिर एनालाइजिंग एरर था, वो डायग्नोस, ये आ गया अचीवमेंट। अचीवमेंट टेस्ट के पहले प्लानिंग ऑफ टेस्ट, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइनिंग फॉर द टेस्ट, फिर प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट, राइटिंग ऑफ आइटम्स, प्रेपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम एंड एनालिसिस। तो ये जरूर करना, इसको छोड़ मत देना, ये जरूर आता होता है, हमेशा आता होता है, इजी है, बहुत बढ़िया डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, राइट, गाइड में भी ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि वो तो वही रहनी है। यूजेस, यूजेस के लिए आप कर सकते हो इसको, चाहे ऊपर नीचे, डजेंट मैटर। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए भी होता है, टीचर्स के लिए भी होता है, राइट। फिर पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, फिर आगे टाइप्स आ गया, टाइप्स उसकी आपने डिफाइन कर दी है, देखो इसमें से प्रेग्नोस्टिक जो आपका आया हुआ है ना, वो भी आपको पता लग जाएगा शॉर्ट में जो ऊपर आया हुआ है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स तो जरूर करना, इसकी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब स्टेप्स लिखा है, करेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं लिखी ना आपने, तो वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जरूर लिखनी है इसकी, अचीवमेंट टेस्ट की, ओके, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज देखना चाहता है। करेक्टरिस्टिक्स में अब इसके जो सिंपल सिंपल हमने करेक्टराइज नहीं करना है इसको, करेक्ट, किसी भी टेस्ट की याद रखना, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मालूम है क्या होती है। अब टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, टूल की बात कर रहे हैं, देखो टेस्ट कह लो, टूल कह लो, स्केल कह लो, क्वेश्चनियर कह लो इसको, ठीक है, ये सारे एक ही नाम है इसके। और ये किस लिए होते हैं,
टू अचीव द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, टू अपलिफ्ट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ओके, आपके पास कोई टेस्ट ही नहीं है और आप टीचर कैसे बन गए, आप ये बताओ। मतलब आपको कोई टेस्ट का नाम ही नहीं याद। अरे सारे टेस्ट की आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, मतलब बच्चे का देखो, आईक्यू मेजर करने के लिए भी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, है ना, यू गॉट द पॉइंट ना। वैसे ही ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। मैं अब टेस्ट की ही बात कर रहा हूं। किसी भी टेस्ट का, किसी भी स्केल के जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो तब दो बातें आती हैं। कौन कौन सी? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। ओके, तो ये दो तीन पॉइंट आपको डिफाइन करने होते हैं। थर्ड आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, फिर आ जाता है एप्लीकेशन। ओके, अब ये मैं वैसे ही समझा देता हूं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ओके, अब मुझे सुनो, ठीक है, फिर आप बताना। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वन वॉच, ओके, एंड वॉच इज गिविंग टाइम 5 minutes late. When you see the watch, for example, it is a wall clock. Okay, morning you see the wall clock, it is giving time 5 minutes late. Evening you see the wall clock, again it is giving the time 5 minutes late. Okay, next day you see the clock, again it is giving the 5 minutes late. Now my question is that whether the watch is reliable or not, whether the watch is reliable or not. आंसर क्या है इसका? आंसर ये है बच्चे, वॉच इज रिलायबल। वॉच इज रिलायबल। 5 मिनट टाइम कम दिखा रही है, फिर भी रिलायबल है। कैसे? यही टेस्ट की रिलायबिलिटी होती है। वो ऐसे कि व्हेन यू आर लुकिंग द वॉच, मॉर्निंग इट इज गिविंग 5 minutes लेट, अगेन इवनिंग 5 minutes लेट, आफ्टर 1 day 5 minutes लेट, आफ्टर 7 days अगेन 5 minutes लेट। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, मॉर्निंग इट इज गिविंग 5 minutes लेट एंड इवनिंग इट इज गिविंग टाइम 10 minutes लेट। व्हेन यू सी नेक्स्ट डे इट इज गिविंग 15 minutes लेट, आफ्टर 1 week, आफ्टर 1 month इट इज गिविंग 20 minutes लेट। ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा वो 5 minutes लेट ही दिखा रही है ना, तो वो रिलायबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड रिलायबल, वॉच इज रिलायबल, याद रखना, ठीक है। So reliability is always concerned with the consistency. वो वॉच देखो कितनी रिलायबल है, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा ही 5 मिनट लेट दिखा रही है, कंसिस्टेंट है वो। तो रिलायबिलिटी रिलेटेड विद कंसिस्टेंसी, राइट। अब आपको ये इजी याद हो जाएगा। रिलायबिलिटी देखो क्या चीज है, इन एन अचीवमेंट टेस्ट, नॉट इवन की अचीवमेंट, किसी भी टेस्ट में रिलायबिलिटी की यही एग्जांपल रहती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। इन एन अचीवमेंट टेस्ट, रिलायबिलिटी रेफर्स टू हाउ कंसिस्टेंटली टेस्ट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट व्हेन इट इज मेजर्ड और इवेल्युएटेड, है ना। वो अचीवमेंट टेस्ट जब भी मेजर किया जाता है किसी के ऊपर भी, तो हमेशा उसका कंसिस्टेंटली ऑलवेज उसका रिजल्ट वही आता है। वो देखो नीचे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर ए टेस्ट टू बी रिलायबल इट मींस दैट द आउटकम ऑफ द टेस्ट इज ट्रस्टवर्दी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा कोई नेगेटिव सा नहीं जा रहा कि टाइम तो 5 मिनट उसका लेट आ रहा है और आप उसको रिलायबल कह रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे। तो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, हाफ आपको बताया है। वॉच रिलायबल तो है, कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, लेकिन वो वॉच वैलिड नहीं है। हाँ, यू गॉट इट पॉइंट। अब मेरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, वैलिडिटी। अब वो वॉच वैलिड क्यों नहीं है और रिलायबल क्यों है? रिलायबल क्यों है वो तो आपको पता लग गया, कंसिस्टेंटली 5 मिनट लेट दिखा रही है हमेशा। वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि वॉच का काम क्या होता है बच्चे, मतलब वॉच इज डिजाइन टू गिव एक्यूरेट टाइम, है ना। वॉच एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इट इज डिजाइन टू गिव द एक्यूरेट टाइम, बट इट इज नॉट गिविंग द एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। तो वो जो डिवाइस है, डिवाइस वैलिड तो इनवैलिड, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, लेकिन रिलायबल पक्की है वो, यू गॉट ना। तो जैसे रिलायबल रिलेटेड विद द कंसिस्टेंसी, ऐसे ही जो वैलिडिटी होती है वो रिलेटेड होती है व्हेन एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, इट शुड सॉल्व दैट पर्पस। ओके, ये रिलायबिलिटी का तो आपको हो गया। नेक्स्ट आ गया देखो, वैलिडिटी।
One important thing to consider when conducting an evaluation assessment is how much the result of the test will serve the purpose for which it was intended. ये देखो यहां से the result of the test will serve the purpose for which it was intended. So watch is intended to give an exact time, not giving the exact time. That's why watch is not valid, but it is reliable. अब ये देखो, finding an answer to this question in the basis of a validity in the test, a primary function of any test is the validity, because a text has no value if it is not valid. A test आएगा यहाँ पे, a test has no value if it is not valid, hence it won't prove useful. है ना, वॉच की एग्जांपल से समझ लेना, रिलायबिलिटी वैलिडिटी अच्छे से समझ आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी. तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब इन दोनों को ही है. जैसे ऑब्जेक्टिविटी कैन इफेक्ट बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट. द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू द परसेंटेज एट विच डिफरेंट पीपल स्कोरिंग टेस्ट कैन अराइव एट द सेम स्कोर. ए गुड टेस्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल एरर्स एंड बायस. कितना बढ़िया पॉइंट आ गया. ठीक है. अब कई बार जो ना एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, जो हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, उसकी बाइसनेस भी आ जाती है, राइट. तो वो भी नहीं होनी चाहिए. फिर आ गया यूजेबिलिटी, है ना, ये आपको पता ही है, राइट. मतलब इट मस्ट बी इजी टू यूज बाय ऑल द क्लासरूम टीचर, सो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन. तो मेन वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ही था, उसको अच्छे से डिफाइन करना है. ठीक है बच्चे, राइट. तो ये भी हमारा हो गया. नेक्स्ट आ गया हमारा सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. कितनी बार हमने की है ना, राइट. व्हाट इज सीसीई? ये देखो सीसीई के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. आज का बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत बढ़िया बताया. और ट्रस्ट मी, आज के बाद आप 2 या 3 दिन इसको दे दो, 3 दिन में आपका ये पेपर तैयार है, राइट. जैसे देखो लास्ट भी हमने बहुत बढ़िया किया, नॉलेज एंड करिकुलम, है ना, आपका पूरा तैयार हो गया. इंक्लूसिव स्कूल छोटे वाला पेपर था, सारे क्वेश्चंस करवा दिए, राइट. अब ये देखो सीसीई. सीसीई क्या चीज है ये यहां से समझा देता हूं, फिर डिटेल में आप पढ़ लेना. कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन which covers all aspects of the school activity related to the child's development. It emphasizes twofold objectives such as continuity of evaluation and assessment of a learning outcome in a comprehensive manner. It covers all domain of the learning. तीनों ही डोमेन लर्निंग की कवर करती है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और इफेक्टिव. कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर. ओके, जैसे मर्जी कह लो, राइट. तो ये 3 ही डोमेन लर्निंग की होती हैं, याद रखना. अगर आपको इन तीनों की आपको मास्टरी है तो आप एक अच्छे टीचर हैं, राइट. कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, right. It covers all the domain of learning, cognitive, affective and psychomotor. It treats evaluation as a developmental process. क्या बात है. Evaluation in the cognitive domain is associated with the evaluation of the, अरे बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है जी. Evaluation in the cognitive domain is associated with the evaluation of a cognitive abilities such as knowledge, understanding and application. Evaluation in the affective domain means evaluation of the attributes such as attitude, motive, interest and other personality traits. Evaluation in the psychomotor domain involves assessing learner skills to use their hands, handwriting, constructions and projects. ये देखो, ये टीचिंग में सारी चीजें आ जाती हैं. ओके, ये नहीं कि लेक्चर लेके गए, पढ़ा के आगे जी कुछ पता ही नहीं लगा. अरे वो तीनों डोमेन्स को आप कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों का. बच्चों की नॉलेज बन रही है कि नहीं बन रही है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, एप्लीकेशन उसका है कि नहीं है. फिर बाय टेकिंग केयर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, मोटिव ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अदर पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द स्टूडेंट, वो आपका लेक्चर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट. फिर उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी के ऊपर भी वर्क करते हुए. तो ये सारा सीसीई है, बता रहे हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने क्या बोला है, विच डिक्लेयर्स दैट सीसीई शुड इंक्लूड बोथ scholastic and non-scholastic feature of the evaluation spread over the total duration of the instructional time. NCF ने क्या कहा है 2005 ने, ठीक है, it is this evaluation system in order to minimize the stress of the children. हाँ, ये देखो टीचर पहले क्या करते थे, स्टूडेंट पे डालते होते थे सारी चीजें, ये करो वो करो. अब जाकर पता लगा कि 60 साल से, मतलब सिंस इंडिपेंडेंस, ओके, आप देखो 20-25 साल पहले टीचर क्या करते होते थे.
कितना बच्चों को है ना परेशान करना, उनको उनको है ना हरासमेंट करना, उनको पनिशमेंट्स देना। आज जाके पता लगा वो उनकी कमजोरियां थी, राइट। तो सीसीई इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मिनिमाइज इट मिनिमाइजेस द स्ट्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, क्रिएट इवेल्युएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर और यूनिफॉर्म, गिव स्पेस फॉर द टीचर फॉर क्रिएटिंग क्रिएटिव टीचिंग। याद रखना, टीचर को क्रिएटिव बनना है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो ना, तो आप डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, न्यूमरस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप उनकी उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सेटिस्फाई नहीं करवा पाओगे। आपको यू शुड नो एक ही टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है डिफरेंट डिफरेंट वे में कि सबको उसके अकॉर्डिंग समझ आ जाए। गिव ए टूल ऑफ फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोड्यूसिंग लर्नर्स, आगे क्या लिखा हुआ है, विद ग्रेटर स्किल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट सीसीई क्या चीज है? इन शॉर्ट, इन सीसीई स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज इज असेस्ड। ठीक है ना, मतलब इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, है ना, दोनों करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज अलोंग विद द सिलेबस। CCE aims to reduce the curricular workload on the student and to improve the overall ability and skills of the student by means of a evaluation of the student's performance in both types of activities। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। बच्चे, आपने कभी थिंक किया है हम क्या कर रहे हैं? स्कूल्स खोली जा रही हैं, स्कूलों में 10वीं, कभी आपने सोचा है, हैव यू थॉट दैट when the student pass the 10th class or +2 class, what you are expecting from the student and what you have given to the students after completing the matriculation, वो एक रॉबोट ही बन जाता है और कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? जबकि एजुकेशन का पर्पस क्या है? when the student pass the matriculation, he should be able to earn his bread and butter। आपने बीइंग टीचर, बीइंग डायरेक्टर, बीइंग प्रिंसिपल, बीइंग मैनेजमेंट, आपने उसको इस काबिल बनाया कि आफ्टर द 10th क्लास वो अर्निंग कर सके। ये पर्पस होना चाहिए, राइट। तो एजुकेशन का तो पर्पस यही होना चाहिए। गांधी जी ने भी यही बोला था, नई तालीम जो आपने किया था आपका पेपर 2 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट। मतलब एजुकेशन को वर्क के साथ इंटीग्रेट कर दो। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी तो यही कर रही है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 6th क्लास 7th क्लास से आप ये देखो वोकेशनल कोर्सेज एडिड हो गए हैं, और ये लेबल लूबल जो लगाए हुए थे, बीएससी है, फलाना है, एमसीए है, बीए है, ये सब खत्म हो गए हैं। जो मर्जी बच्चा सब्जेक्ट चूज करे, केमिस्ट्री पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। ठीक है ना, तो ये आपका सीसीई हो गया। ठीक है, इसको डिटेल में लेकिन आपने पढ़ना है, इसको सारा का सारा, है ना, मैंने अंडरस्टैंड आपको सारा करवा दिया। ठीक है बच्चे, चलिए जी, फोर्थ आ गया क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो वो फोर्थ वाला यूनिट है। इसका ना मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना भी हुआ है, उसको आप डिटेल में भी चाहे देख लेना। ठीक है, फोर्थ में, है ना। तो ये मैं आपको ना सीधा इसके सिलेबस पे ही ले चलता हूं। तो अगर आपने 1-2 क्वेश्चंस करने हैं तो इसके यही कर लेना, लास्ट ईयर में है जो। अदरवाइज ये देखो, ये यूनिट 4 है, ये सिलेबस। ओके, तो ये देखो, इसके ऊपर तो आता ही आता है क्वेश्चंस इस यूनिट में से, राइट। तो मैंने आपको बोला ना, बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब एक थियरी तो आनी आनी है ना, दूसरे वाला कहीं न्यूमेरिक ना आ जाए, वो बहुत कम चांसेस होते हैं वैसे, लेकिन आ भी जाता है। ठीक है, लेकिन कम चांसेस है। ठीक है, दोनों दोनों ही थियरी के आएंगे, और लास्ट ईयर भी दोनों थियरी के आए थे। तो एक इसमें से आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में से, एक नीचे वाले में से आ जाता है, रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये आया भी हुआ है। ओके, तो ये मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर तैयार है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो दोबारा फिर इसके ऊपर पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक हो गया, फोर्थ वाला। तो तीनों यूनिट्स हमने कवर कर ली हैं। फोर्थ का मैं आपको एक वीडियो और सेंड कर दूंगा। ओके, इवन नोट्स तो मैंने सारे सेंड किए हुए हैं, ठीक है, आपको। तो अब आप ये देखिए, हम अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं लास्ट ईयर के। ये देखिए, ये सारे हमारे हो गए इधर वाले। ओके, छोटे असेसमेंट हो गया, करंट इवेल्युएशंस, है ना। ये देखो, डिस्क्राइब द करंट इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस फॉलोड इन स्कूल्स, वो सारा बताना है। ये देखो, ये रिवाइज टेक्सोनॉमी भी हो गया था, प्रोसीजर और डेवलपिंग अचीवमेंट टेस्ट भी हो गया हमारा। सीसीई पूरा हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ये उसके सेकंड वाला पार्ट आया हुआ है। ओके, फोर्थ में देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया, और नीचे टूल्स में वाला आया हुआ है। जबकि ये सारे 9 के 9 क्वेश्चंस इसमें एक्सप्लेन है आपके नोट्स के अंदर, राइट। मैंने आपका मेन सारा आपको ये बता दिया कि ये अल्टीमेटली ये पेपर क्या बात कर रहा है।
ठीक है, असेसमेंट की बात करता है, इवेल्युएशंस की बात करता है, दोनों में रिलेशनशिप क्या है उसकी बात करता है, उसकी टाइप्स की बात करता है, फॉर्मेटिव एंड इवेल्युएशन, प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक। एनआरटी सीआरटी आपको अच्छे से समझा दिया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सिंपल ही है, राइट। असेसमेंट फॉर लर्निंग में से ये डोमेन आ गई है, तीनों डोमेन्स आ गई हैं, ये दो टेस्ट आ गए हैं, देखो इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑलवेज आते जाते हैं। थर्ड में से सीसी वाला कंसेप्ट ऑलवेज आ जाता है, राइट। और ये पोर्टफोलियो वाला भी आ जाता है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। और ये फोर्थ वाला मेरा पूरा का पूरा एक लेक्चर है, वो मैं आपको सारा दे दूंगा, ठीक है। So guys, thank you so much for this exam preparation class. Right, guys? Thank you so much. Sir, can I ask you one question? Yes, yes, sure. Okay. पूछिए पूछिए. This first unit, all questions are to be attempted, right? Hmm. The short questions Yes. or selective? हाँ, मतलब in the first unit, it is a compulsory. All the 4 questions. So basically, each one question comes from each unit. Okay. Yeah. हाँ, this is the And procedure. then second and third one, we have choice. Only one should be attempted. One should be, yes, yes. Others, after the compulsory section, there are 4 sections: section A, section B, section C, sections D. Right? In a section A, 2 questions would come. Okay, what you can do that? Matlab out of a 2, matlab you have to attempt 1. Right? Again, out of a Okay. 2, you have to attempt 1. Right? ये देखिए आप यूनिट 1 है, Okay. राइट। Yeah. यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में इन सभी में से 2 क्वेश्चंस वुड कम। So out of a 2, you have to attempt 1. Again, unit 2, 2 questions would come. Out of a 2, you have to attempt 1. Again, unit 3, out of a 2, you have to attempt 1. Again, out of 4, out of it 2, you have to attempt 1. ये देखो आपका दिया हुआ है, ये रहा पेपर लास्ट ईयर का, ये देखो, ये पढ़ो इसको, नोट Okay. अटेम्प्ट। Okay. Thank you, sir. हाँ, ये ग्रीन, इट वाज ग्रीन, ये देखिए अभी इसको, Because राइट। इट इज रिटन। in one video, I just casually came across, and then the presenter was telling that when even from that is single नो नो unit, you नो, can attempt all the no, no, questions. no, 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 ऐसा नहीं है. It doesn't matter. ये देखो, it is written Yeah. attempt 5 questions in all, selecting 1 question from each unit. Okay. Question number 1 is Okay. compulsory. All questions carry equal marks. And in spite of that, I just want to tell you, okay, because after this lecture is going to be uploaded. Means if you first what you have to do that, you focus on your last year questions, right? अब when you focus on last year paper, so you don't have to do in the last year paper in a unit 1 there are 2 questions, you have to attempt 1, ऐसा नहीं करना. Last year paper पूरा करो 8-9 questions, right? Got the Yeah. point? Yeah. हाँ. Yes. Yes. हाँ, because when you see all the questions na, 8 long questions and 4 short questions, okay, then compare with Yeah. the syllabus, so almost it is covering almost all the syllabus, right? Yeah. And it always happens when you compare the paper with the last year paper, so 80-90% syllabus is covered. Okay, so I will try to give one more paper. Okay, first cover this paper, right? Thank you. Okay ji, thank you so much once again.